दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बीते वर्ष 2023 में विश्व भर में स्टील वालों की डगर कठिन ही रही। दरअसल कोरोना काल के बाद 2021 में स्टील के रेटों में भारी उछाल देखा गया और उसी वर्ष रूस यूक्रेन युद्ध ने मानो आग में घी डालने का काम किया, जिसके चलते इन्फ्लेशन ने बढ़ोतरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। स्टील के रेट समूची दुनिया में ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर जा पहुंचे। बेलगाम हुए रेटों को नियंत्रित करने के लिए 2022 में अधिकांश देशों ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव किया। भारत और अमेरिका सहित यूरोप के कई देशों ने अपनी ब्याज दरें वर्ष 2022 में कई बार बढ़ाईं। यह सिलसिला 2023 में भी जारी रहा। बेकाबू हुए रेटों पर लगाम तो लगी, लेकिन इससे स्टील डिमांड की ग्रोथ रेट पर असर पड़ा। स्टील प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कम हुआ और 2023 में भी स्टील डिमांड अपने प्री कोविड लेवल पर पहुंचने से फिर चूक गई। 2024 में भारत सहित दुनिया भर में स्टील सिनेरियो कैसा रहेगा, इस एपिसोड में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। स्टील के लिहाज से महत्वपूर्ण चाइना, जापान, यूरोप, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स होते हुए अंत में हम अपने भारत की बात करेंगे। उम्मीद है कि आप अंत तक हमारा साथ देंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह कर लें। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमारा मनोबल बढ़ाता है। तो चलिए स्टील के सबसे बड़े उत्पादक चाइना से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। 2023 में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खासा पैसा खर्च किया। हालांकि चाइना में ऑटो सेक्टर और वाइट गुड सेक्टर तो पहले से ही अच्छे चल रहे थे। दिक्कत थी तो सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में, जिसे उबारने के लिए चाइना ने एक के बाद एक कई कदम उठाए। हालांकि यह सेक्टर सरकार की उम्मीद अनुसार तो परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, सरकारी प्रयासों से चाइनीज़ डिमांड 2023 में नेगेटिव में जाने से बची रही। 2023 में चाइनीज़ डिमांड में 2% की मॉडरेट वृद्धि देखी गई। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार चाइनीज़ इकोनॉमी में आय सैचुरेशन से पार पाना इस वर्ष भी आसान नहीं होगा, जिस वजह से 2024 का डिमांड फोरकास्ट 2023 के बराबर ही रखा गया है। इसका मतलब यह है कि ग्रोथ रेट 2024 में 0 ही रहेगा और चाइना में डिमांड न बढ़ने का मतलब है उसके स्टील एक्सपोर्ट में वृद्धि और दुनिया भर के लिए परेशानी का सबब। बात करते हैं विश्व के तीसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर जापान की। जापान एक बूढ़ा होता देश है। गिरती जन्म दर की वजह से हर वर्ष वहाँ की औसतन उम्र बढ़ती जा रही है। ऐसे में जापान एक्यूट लेबर शॉर्टेज से गुजर रहा है और एक्यूट लेबर शॉर्टेज की वजह से लगातार बढ़ती हुई मैन पावर कॉस्ट परेशानी का सबब बनी हुई है। जहां 2022 में जापान की स्टील डिमांड 4.2% घटी, वहीं 2023 में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा और डिमांड 2% और गिर गई। हालांकि 2024 में गिरावट थमने की उम्मीद है, लेकिन किसी विशेष वृद्धि की उम्मीद तो कतई नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ तो वह था यूरोप। सप्लाई चेन टूटने और यूएस के दबाव में आकर रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने से पूरे यूरोप में एनर्जी क्राइसिस का ऐसा दौर शुरू हुआ कि न सिर्फ प्रोडक्शन और डिमांड गिरी, बल्कि हर चीज़ के रेट कई गुना बढ़ गए। इन्फ्लेशन कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए, जिससे डिमांड पर और भी प्रेशर बढ़ा। सबसे अधिक नुकसान जर्मनी का हुआ, जिसे हाउसिंग क्राइसिस और मैन्युफैक्चरिंग में भारी रिसेशन के साथ साथ पिछले महीने भीषण बाढ़ से भी जूझना पड़ा। ब्रिटेन सहित समूचे यूरोप में स्टील की डिमांड 2022 में 7.8% कम हुई और 2023 में लगभग 5% कम हुई। लगातार हो रही गिरावट के मद्देनज़र इस वर्ष सरकार अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में ढील दे सकती है, जिसके चलते 2024 में स्टील की डिमांड 5.8% बढ़ने का अनुमान है। लेकिन इस ग्रोथ रेट से पिछले 2 वर्षों में आई गिरावट की भरपाई भी नहीं हो पाएगी और ऐसे में 2024 में भी यूरोप की डिमांड प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंच पाएगी। रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों का असर 2022 के बाद 2023 में भी देखने को मिला। करेंसी डेप्रिसिएशन, लेबर शॉर्टेज और सप्लाई चेन डिसरप्शंस के चलते 2024 भी रशिया के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। बात करें यूक्रेन की तो वहाँ बहुत धीमे धीमे जीवन की रफ्तार वापस पटरी पर लौट रही है। स्थानीय स्टील डिमांड
युद्ध के पहले के लेवल से अभी भी 40% से भी कम है। पूर्णतः रिकवरी को तो कम से कम 3 से 4 वर्ष और लगेंगे। यदि हम रशिया, यूक्रेन व CIS देशों का कंबाइंड सिनेरियो देखें तो स्टील डिमांड पिछले 2 वर्षों की गिरावट के बाद तीसरे वर्ष भी गिरने की उम्मीद है। अब बात करते हैं दुनिया के 4th लार्जेस्ट स्टील मेकर यूनाइटेड स्टेट्स की। पिछले 2 वर्षों में US के फेडरल बैंक ने इन्फ्लेशन कम करने को इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ाए हैं। इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी के कारण रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन लगातार दबाव में रहा, जिससे स्टील की डिमांड पर विपरीत असर पड़ा। 2022 में 2.6% की गिरावट के बाद 2023 में भी लगभग 1% की गिरावट दर्ज हुई। अच्छी बात यह है कि पिछले वर्ष के अंत में बाइडेन सरकार द्वारा बाईपार्टीसन इंफ्रास्ट्रक्चर लॉ की घोषणा की गई, जिसके तहत सरकार फेडरल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर $108 बिलियन का खर्च करेगी। यह अमेरिकी इतिहास में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। यह 4 वर्षीय प्रोजेक्ट है और इसका असर 2024 से दिखना शुरू होना चाहिए, जिसके चलते वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने 1.6% का ग्रोथ का अनुमान रखा है। अंततः बात करते हैं अपने देश भारत की। 2022 में भारत की डिमांड ग्रोथ में 9.3% का इजाफा हुआ और 2023 में लगभग 8.3% की बढ़ोतरी हुई। 2024 में भी ग्रोथ 7.7% रहने की उम्मीद है। भारत में ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन RBI की लगातार सख्त हो रही मॉनेटरी पॉलिसीज के चलते यह ग्रोथ रेट गिरता जा रहा है। विश्व भर के मौजूदा हालातों के कंपैरिजन में भारत की स्टील डिमांड का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत में स्टील कंजम्पशन का बेस अभी भी बहुत छोटा है और सैचुरेशन से तो लगभग 40 वर्ष दूर है। ऊपर से ग्रोथ रेट का अधिकतर प्रतिशत गवर्नमेंट फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से ही आता है। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में तो कुल ग्रोथ रेट का मात्र 1/4 हिस्सा ही है। ऊपर से 2024 एक इलेक्शन ईयर है, जिस वजह से इस वर्ष बहुत भारी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े फंड्स इलेक्शन पर्पस के लिए डाइवर्ट होंगे, यानी कि अधिकांश प्रोजेक्ट्स फंड्स की कमी से डिले होंगे या फिर ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएंगे। ऊपर से निर्यात से जुड़े सभी इंसेंटिव्स पिछले 5 वर्षों में लगभग समाप्त कर दिए गए हैं, यानी कि RBI की टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, फंड्स की कमी और निर्यातकों को प्रोत्साहन के अभाव में इस वर्ष स्टील डिमांड पर विपरीत असर पड़ सकता है। हालांकि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने 2024 में भारत की स्टील डिमांड का ग्रोथ रेट 0.8% रखा है, लेकिन हमारी समझ से यदि मॉनेटरी पॉलिसीज को उदार नहीं बनाया गया तो इस वर्ष यह बढ़ोतरी 6% से अधिक नहीं हो पाएगी। बहरहाल बढ़ोतरी 6% हो या 8%, क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि इसका फायदा केवल और केवल 3-4 प्रमुख इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स को होगा या फिर चाइना, रशिया या वियतनाम जैसे निर्यातकों को। बाकी अधिकतर छोटे व मंझले सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स तो स्टील के कम दामों व हाई इनपुट कॉस्ट से ही जूझते रहेंगे। भारत 4 वर्षों बाद 2023 में ऑलरेडी नेट स्टील इंपोर्टर बन चुका है। सस्ते आयात के चलते स्टील के रेट 2024 में भी प्रेशर में ही रहेंगे और यह प्रेशर केवल बड़े ISPs ही झेल सकते हैं, क्योंकि वह अपनी कैप्टिव आयरन ओर माइंस व पावर प्लांट्स होने के कारण किसी भी लेवल तक जाकर compete कर सकते हैं। इंपोर्ट्स में वृद्धि के अलावा हमारी अपनी घरेलू सप्लाई भी तेजी से बढ़ रही है। जहां भारत की स्टील डिमांड 8% की रफ्तार से बढ़ रही है, वहीं स्टील का प्रोडक्शन लगभग 12% की रफ्तार से बढ़ रहा है और यह सारी की सारी बढ़ी हुई सप्लाई प्राइमरी प्रोड्यूसर से ही आ रही है। इस बढ़े हुए कंपटीशन के चलते सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स की राह 2024 में बहुत मुश्किल होने वाली है। हाँ, आशा की एक छोटी सी किरण है। अभी हाल ही में स्टील लॉबी ने सरकार से इंपोर्ट्स पर 8 से 12% ड्यूटी लगाने की मांग की है। यदि सरकार यह मांग मान लेती है तो छोटे स्टील प्रोड्यूसर्स भी राहत की सांस लेंगे, अन्यथा ग्रोथ रेट तो बढ़ेगा, GST कलेक्शन भी बढ़ेगा, निफ्टी और सेंसेक्स भी बढ़ेंगे, लेकिन हम और आप केवल एक दूसरे का मुंह ही ताकेंगे। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन हकीकत से रूबरू कराना मेरा कर्तव्य है। यह जानते हुए भी कि डगर कठिन है, हम यही कामना करते हैं कि नव वर्ष आप सभी के लिए सुख व समृद्धि लेकर आए। हैप्पी न्यू ईयर।